अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि समुंदर हमारे सोच से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 ओशंस हैं, जिनमें से पैसिफिक ओशन एक ऐसा ओशन है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई की तो हम बात ही नहीं कर सकते। ये ओशन इतना बड़ा है कि अगर हम ज़मीन के एक कोने में सुराख करें तो वो पैसिफिक ओशन के एक कोने में होगा और जाकर पैसिफिक ओशन के दूसरे कोने पे निकलेगा। दोस्तों, पैसिफिक ओशन तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन होने का अवार्ड भी हासिल कर चुका है। दोस्तों, इससे ये एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर कोई इंसान इसके अंदर गुम हो जाए तो उसके मिलने के चांसेस लगभग ना के मुतरादिफ है। दोस्तों, इस ओशन के अंदर कुछ आइलैंड्स भी हैं, लेकिन वो इस समुंदर में एक डॉट के बराबर, और इनमें से कुछ आइलैंड्स तो ऐसे भी हैं जिनमें आज तक किसी इंसान ने कदम ही नहीं रखा। लगभग बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि आज तक पैसिफिक ओशन में ना ही कोई गया है और ना ही कोई इसके अंदर जाके वापस आ पाया। दोस्तों, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शख्स था जो कि समुंदर के अंदर गुम हो गया और उसके बाद वापस भी आ गया, और वो भी कोई 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं महीना नहीं, दोस्तों वो पूरे 438 दिन के लिए समुंदर के अंदर गुम हो गया। दोस्तों, ये सुन के हमें भी हैरानी हुई, आपको भी हैरानी हुई। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं खुद हैरान हो गया कि एक शख्स कैसे 438 दिन तक एक समुंदर के अंदर जिंदा रह सकता है, वो भी बगैर किसी खाने पीने की अशिया के। 438 दिन तक जिंदा रहने वाले इस इंसान के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक समुंदर में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम है। अगर कोई चाह के भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो चाह के भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आइए अब हम मालूम करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जॉर्ज एल्वरिंगा को इस समुंदर के अंदर जाना पड़ा और वो वहां गुम हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी है 2012 की। मैक्सिको के एक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम जॉर्ज एल्वरिंगा था। दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल मछुआरा था। ये और इसका दोस्त समुंदर में मछलियां पकड़ने के लिए 7 नवंबर 2012 को जॉर्ज एल्वरिंगा और उसका दोस्त समुंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गए। उनका ये प्लान था कि वो समुंदर में सिर्फ 30 घंटे के लिए जाएंगे, वहां से मछलियां लेकर वापस आ जाएंगे। उनकी बोट में कोई ज़्यादा साजो सामान भी नहीं था। उनकी बोट में सिर्फ एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें उन्होंने मछलियां स्टोर करनी थी। उनके लिहाज से तो वो सिर्फ 30 घंटे गुजारने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसको मालूम था कि ये समुंदर में लगभग 14 महीने गुजारने जा रहे हैं। इन्होंने 120 किलोमीटर अंदर जाके समुंदर के अपना जाल समुंदर में फेंक दिया। दोस्तों, इनके समुंदर में जाने की देर थी कि लहरों ने उछलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं फेंका पा रहा है, तो इन्होंने अपना जाल वहीं फेंका और कश्ती को वापस ले आए। दोस्तों, इन लगातार 7 घंटे कश्ती भगाने के बाद ये लोग साले समुंदर से 20 किलोमीटर पीछे रह गए थे। अब इन लोगों को अपना वो गांव भी नजर आ रहा था। इनको एक उम्मीद थी कि ये बच जाएंगे। अब इस वक्त ये लोग उस तूफान को, समुद्री तूफान को बहुत पीछे छोड़ आए थे। दोस्तों, हुआ ये जिनका उन लोगों ने कभी वहमो गुमान भी नहीं। हुआ ये कि समुंदर से 20 किलोमीटर दूर ज़्यादा चलने की वजह से उनका इंजन खराब हो गया। परेशानी की बात ये थी कि उनकी कश्ती में कोई हाथ से चलाने के लिए चप्पू भी नहीं। दोस्तों, उनकी कश्ती में सिर्फ एक रेडियो था जिससे उन्होंने बाहर की दुनिया में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ देर बाद मुसलसल कोशिश करने के बावजूद वो ना हो सका और वो उसकी बैटरी लो हो गई। अब बाहर की दुनिया से उनका राब्ता बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया था। अब उनका रेडियो भी ने भी काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद ये हुआ जिसका एक घिनौना ख्वाब जिसको समझा जाता है। हुआ ये कि उनकी समुंदर की तेज हवाओं ने उनकी कश्ती को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब वो जो उन्हें साहिल नजर आ रहा था किनारे पे, अब वो उससे बहुत दूर जाता दिखाई दे रहा था उन्हें।
दोस्तों ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल लम्हा। उनके बॉस ने एक सर्च ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने पैसिफिक ओशन में गहराई तक जाकर जितनी गहराई तक जा सकते थे उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। सर्च टीम ने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे क्योंकि अब 5 दिन गुजर चुके थे अब 5 दिन गुजर चुके थे और वो अपने साहिल समुंदर से 450 किलोमीटर दूर आ गए। अब वो समुंदर के एक ऐसे एरिया में पहुंच गए थे जहां चारों तरफ देखने पे उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ सकता था और वो एक बार जानते थे कि उनकी कश्ती इतनी छोटी है कि अगर कोई उन्हें दूर से स्पॉट करना भी चाहे तो कोई उसे उन्हें ढूंढ नहीं सकता और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग जलाने का कोई सारो सामान जिससे धुआं जला के वो सिग्नल दे सके। अब उन्हें मालूम हो चुका था कि उनके बचने का चांस लगभग ना के बराबर है। उनके खाने का सामान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ 1 दिन का खाना लाए थे और अब 5 से 7 दिन गुजर चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए ना तो कोई चीज़ थी और ना ही मछलियों का शिकार करने के लिए उनके पास इसलिए उन्होंने उनकी कश्ती पे आके बैठने वाले परिंदों को पकड़ के खाना शुरू किया या अगर हाथ से पकड़ी जाए तो मछलियों को कच्चा ही खाना शुरू किया। वो ये बात जानते थे कि समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए वो समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा करके वो उससे गुजारा करते थे और अगर हफ्तों में बारिश ना होती तो वो टर्टल्स और मछलियों और परिंदों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। दोस्तों हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस दर्द से गुजर रहे थे जो हम सिर्फ बयान कर सक रहे हैं, हम देख नहीं सकते। दोस्त अपनी किस्मत से नाउम्मीद होकर जॉर्ज के दोस्त ने 4 महीने बाद कश्ती से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। अब इतनी पूरी भरे समुंदर के अंदर जॉर्ज एक अकेला बहुत इंसान था जो कि अपनी कश्ती पर भी बिल्कुल अकेला रह गया था। वो भी नाउम्मीद हो सकता था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मौत को गले नहीं लगाया। दोस्तों वो साहिल समुंदर से दूर समुंदर के अंदर जिस पोजीशन पे थे आप ये देख सकते हैं कि ये समुंदर का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरते हैं। अब उसके पास अपना दुख बांटने के लिए उसका वो दोस्त भी मौजूद उसके पास नहीं था, लेकिन एक दिन जॉर्ज को समुंदर में से एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में ये पहली दफ़ा था कि उसने एक बड़ी कश्ती अपने आसपास देखी। दोस्तों ये कार्गो शिप इतनी बड़ी थी कि वो इसकी छोटी बोट को देख ही ना सके। जो इन्हें हर मुमकिन कोशिश की और हर मुमकिन उनको इशारा किया ताकि वो समझ जाएं और इसकी तरफ देख लें, लेकिन इसकी कश्ती इतनी छोटी थी कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही ना दिया। दोस्तों कार्गो शिप्स वहां से गुजर गई और उसके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। दोस्तों आप इमेजिन करके देखेंगे एक इंसान को जिंदा रहने की जो आखिरी उम्मीद थी अगर वो भी ऐसे जाती रहे तो इंसान का क्या हाल होता है। दोस्तों अब उसको इसके अंदर समुंदर के अंदर घूमते हुए जॉर्ज को 11 महीने हो चुके थे और उसके पास सूरज की रोशनी से बचने के लिए कोई कपड़े ना थे और सिर्फ उसके पास एक अंडरवियर बच गया था। अब जॉर्ज इस वक्त 8000 किलोमीटर दूर समुंदर से ट्रैवल कर चुका था, लेकिन आखिर एक दिन आया 30 जनवरी 2014 को जॉर्ज ने अपने आसपास नारियल तैरते देखे, जिससे उसे उम्मीद बन गई, उसे यकीन हो गया कि उसके आसपास एक आइलैंड मौजूद। दोस्तों आखिर उसे एक बीच मिल गया। पिछले 14 महीनों में ये पहली बार हुआ कि जॉर्ज ने एक ज़मीन पर पहली बार कदम रखना चाहा। दोस्तों अपने इस बीच को खोने के डर से उसने कश्ती को छोड़ा और उस पानी के अंदर से तैरता हुआ उस बीच पर पहुंच गया। दोस्तों ये वो लम्हा था जब वो 14 महीनों बाद ज़मीन पर पहली दफ़ा पाँव रख रहा था। वहाँ उसे एक छोटा बीच हाउस भी नज़र आया जिससे उसे ये भी मालूम हो गया कि यहाँ पर लोग रहते हैं।
पिछले 438 दिन में ये पहली दफ़ा था कि जोस एक अपने साथ के एक इंसान को मिल सका। दोस्तों ये इस वक्त इबोन एटोल आइलैंड पे मौजूद था। ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से उसे हवाई जहाज़ के ज़रिए उसके घर भेजा गया, जहाँ जाते ही उस पर एक और मुसीबत आन पड़ी। दोस्तों यहाँ हुआ ये कि जोस ने वापस आते ही 438 डेज के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने वो इस ब्रीफली उस आर्टिकल के अंदर बताया। लेकिन इसका जोस के साथ जो साथी था, उसके घर वालों ने जोस पर उसकी अपने साथी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन हुकूमत ने इसे बेजा करार दे दिया गया और जोस दोबारा रिहा हो गया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।